Hi guys, welcome to our CLAT series. For CLAT 2024, we are going to cover some important topics. Today, it's 17th of May, and we are going to cover the most important topics which is going to come in your CLAT exams for 2025, which means it's going to be on 1st of December 2025. So the first topic which we are going to cover today is the reservation in India. This is reservation in India. Reservation in India, as we know, that there were four things, there were four classes where they have been divided into. Like for example, Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. These were the four classes where the people were divided into during the time of Vedas. The things have been very difficult for some people, especially for the people who were untouchables or were Shudras. धीरे धीरे करके इनकी चीजें ठीक होती, बट इतनी भी ज्यादा नहीं कि जितना हम समझ रहे हैं. इफ वी टॉक अबाउट प्री इंडिपेंडेंस में तो इनकी चीजें बहुत ही खराब थी. व्हेन गांधी केम टू इंडिया, ही जस्ट आस्क्ड अबाउट द फर्स्ट थिंग कि जब तक आप गरीबों की सेवा नहीं कर सकते तब तक आपकी आजादी नहीं हो सकती. रिजर्वेशन इसी इसी कगार पे या इसी सोशल वेलफेयर पे हमें दी गई. अगर हम देखेंगे डीपीएसपी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसी वजह से वी स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग कि रिजर्वेशन इन इंडिया, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एंड हाउ इट शुड बी गिवन. बट राइट नाउ पीपल आर यूजिंग दिस रिजर्वेशन इन द रॉन्ग मैनर. अभी अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी निकला है कि हम रिजर्वेशन जो है वो अब ज्यादा बढ़ा देंगे. अभी किसी ने ये भी बोला है कि कुछ कहते हैं कि रिजर्वेशन शायद हटा देंगे बीजेपी अगर कॉन्स्टिट्यूशन आया तो. वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर इज फॉर रिजर्वेशन, बट आई इन दिस पर्टिकुलर थिंग विल लाइक टू टेल यू विदाउट माय पर्सनल ओपिनियन कि रिजर्वेशन इंडिया में आया कैसे, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता. मैटर करता है आपका क्लैट का एग्जाम, जो कि क्लियर होना बहुत जरूरी है. इफ यू टॉक अबाउट द प्री इंडिपेंडेंस एरा, तो पहली बार छत्रपति साहू, जो महाराज थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स के कोल्हापुर में, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था. मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 565 प्रिंसली स्टेट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. 565 प्रिंसली स्टेट्स में इंडिया डिवाइडेड था. उसमें एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट था कोल्हापुर. छत्रपति शाहू ने पहली बार रिजर्वेशन शुरू किया था फॉर नॉन ब्राह्मण एंड बैकवर्ड क्लासेस, जिनको हम प्यार से ओबीसी भी बोलते हैं. इन्होंने बोला कि वी शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू एवरीवन एंड ओपन हॉस्टल्स टू मेक इट इजियर फॉर देम टू रिसीव इट. रिजर्वेशन उस समय इसीलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि सच्ची में देयर वाज अ डिस्पैरिटी बिटवीन ब्राह्मण्स एंड द नॉन ब्राह्मण्स. The things were not that great for non-Brahmins. They have been outcasted from many things. हमारे वेदास को अगर आप देखोगे तो विमेन और जो हमारे अ, जो नॉन ब्राह्मण क्लासेस हैं उनके साथ बहुत ही अजीब सा हुआ था. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ही ट्राइड टू इंश्योर दैट पीपल दस एजुकेटेड वर सूटेबली एम्प्लॉयड एंड ही अपील्ड बोथ फॉर अ क्लास फ्री इंडिया एंड द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. 1902 में यहाँ पर अगर हम मेजर देखते हैं तो 50% रिजर्वेशन उन्होंने बैकवर्ड कम्युनिटीज को दी थी, क्योंकि ही वांटेड कि हम आगे बढ़े. When Gandhi came to India in 1914, 1915, he saw this particular thing and he was very much impressed that some people are working on it. 1918 में अगर मैं बात करूंगा तो एंटी ब्राह्मण स्टांस लिया गया, क्योंकि गांधी जब आए तो उन्होंने सीधा एक बात बोली कि यहाँ पर चीजें ठीक नहीं. बट सिर्फ गांधी नहीं, बाकी लोग क्या क्या थे आइए सुनते हैं. 1918 में हमारे पास बहुत सारे नॉन ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन थे विच स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द ब्राह्मण डोमिनेशन. इनमें एक मैसूर के राजा थे, नलवादी कृष्ण राजा वाडियर. ठीक है, वाडियर आपने डायनेस्टी के बारे में बहुत सुना होगा. इन्होंने कमिटी करी टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशंस फॉर नॉन ब्राह्मण्स इन गवर्नमेंट जॉब्स ओवर द ऑपोजिशन ऑफ हिज दीवान एम विश्वेश्वरैया हु रिजाइंड इन प्रोटेस्ट. ठीक है, ही क्रिएटेड अ कमिटी. On 16 September, the first Justice government passed the first communal government order, becoming the body to legislate reservation. इसीलिए आप देखोगे जस्टिस पार्टी ने अपनी जो चेन्नई साइड में पूरा का पूरा रिजर्वेशन दिया था और यहीं से स्टैंडर्ड बन गया था. जब हम इंडिपेंडेंस इंडिया में भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा रिजर्वेशन हम लोगों को कहाँ मिलता है दोस्तों? हम लोगों को रिजर्वेशन मिलता है साउथ में.
बाकी जो हमारा मंडल कमीशन है ये तो सब बाद में आया। नाउ ब्रिटिशर्स, Britishers always wanted to divide and rule. They started with basically the Government of India Act 1909, जहां पर उन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स करे गए। हमारे पास अगर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की बात करें तो उन्होंने क्या करा, एग्जैक्टली हर एक चीज को अलग अलग करके डिवाइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में उन्होंने डिवाइड इस तरीके से करा कि आपकी जो वोट है वो आपके देंगे आप ही के कास्ट वाले। बेसिकली इसको क्या बोल, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका मॉरल क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ इलेक्टरेट, इलेक्टरेट डिवीजन बोला जाता है। अगर हम 1909 में बात करें तो बहुत सारी चीजें हमारी इंडिपेंडेंस के साथ में हुई। 1909 में हम लोगों ने मुस्लिम्स को अपने से अलग होते हुए देखा, मीन्स कि मुस्लिम्स ही हैं जो मुस्लिम्स को ही करेंगे, और जो हमारे हिंदूज हैं वो हिंदूज को ही वोट करेंगे। और ये करते 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 सिख में भी चला गया, एंग्लो इंडियंस में भी चला गया, 1919 आते तक। 1932 में when round table conference was going on, there was a B.R. Ambedkar was sitting aside Lord Irwin, एंड यहाँ पर पहली बार राम से मैकडोनल्ड ने एक प्रपोज करा कम्युनल अवार्ड्स, जिसमें हम मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के साथ साथ हरिजन्स को भी देंगे। ये तो जैसे ही वो वापस आए, मिस्टर गांधी वेंट टू फास्ट, और यहाँ पर बी आर अम्बेडकर के साथ उन्होंने फिर लास्ट में पूना पैक्ट साइन करा। अब मैं आता हूं इंडिपेंडेंस के बाद, पर उसी इंडिपेंडेंस के बीच में और 1935 के बीच में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। 1954, the Ministry of Education suggested that 20% should be reserved for SCs and STs. But उससे पहले अगर मैं देश में चलूं तो when B.R. Ambedkar, who was the chairman of our drafting committee, started doing this, he said that हमें अपनी चीजों को ठीक करना बहुत जरूरी है। हम लोगों को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें हर एक बैकवर्ड कास्ट से लेकर हर एक बंदा अपना पीछे की तरफ मूव करे। हमारे पास कुछ ऐसे रिजर्वेशन, कुछ ऐसी सीट्स होनी चाहिए जहां पर हम लोग कहीं ना कहीं हमारे जो जाति है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कौम है, या हमारे जो जो माइनॉरिटीज हैं, इनके बारे में सोचा जाए। एंड मिस्टर गांधी एंड नेहरू सपोर्टेड, and during the time of objective resolution it was important to become something like this. And 1954 Minister of Education ने SCs and STs को रिजर्वेशन दिया according to the Act of Government of India 1935, जो उन्होंने पहली बार उन्होंने रिजर्वेशन की बात भी करी थी। इसके बाद हमारे पास हमने कुछ वैकेंसीज में पब्लिक सेक्टर में और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स में 1982 में काम करना शुरू कर दिया। अब आइए मैं आपको लेकर चलता हूं ओबीसी के बारे में। ओबीसी, अगर जो क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ओबीसी को पूरा डिटेल में, बट मैं आपको ओबीसी के बारे में ये बताना चाहता हूं कि ओबीसी वाज फर्स्ट डिफाइंड इन 1980 रिपोर्ट। OBCs were identified based on socio-educational field service। यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट मिलती हैं, 1961 की सेंसस रिपोर्ट्स मिलती हैं। Among non-Hindus, caste system was not found to be the inherent part of the religion। ये रिपोर्ट कहती है कि OBCs 52% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन में रहते हैं, एंड 27% रिजर्वेशन वाज गिवन बाय वीपी सिंह गवर्नमेंट। लेट मी टेल यू इन डिटेल व्हाट हैज हैपेंड। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। मैं आपको बीपी मंडल के बारे में बताना चाहूंगा। बीपी मंडल वाज बेसिकली एक कर्पूरी ठाकुर हमारे सीएम थे बिहार के। उन्होंने एक कमीशन बिठाई जिसका नाम था बीपी मंडल, बृदेश्वरी प्रसाद मंडल कमीशन, और वहां पर उन्होंने बोला कि ओबीसी को हम लोगों को रिजर्वेशन देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे रिजर्वेशन जो दी जाएगी वो ऑन द बेसिस ऑफ 1961 के सेंसस रिपोर्ट में होता है। आपको पता है कि हर 10 साल में हमारे सेंसस होते हैं, जो अभी 2021 में नहीं हुए हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट होने वाले में होंगे, जो ड्यू टू कोविड। नॉन हिंदूज में द कास्ट सिस्टम वाज नॉट फाउंड टू बी। ये रिपोर्ट्स कहती है कि ओबीसी 52% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन को रिपोर्ट करते हैं, और ये इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और आज भी अगर देखा जाए तो इंडिया में ओबीसी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। उन्होंने बोला कि अगर ओबीसी को लेकर चलना, माइनॉरिटीज के बारे में आप एक्चुअली में कुछ सोच रहे हो या बैकवर्ड क्लास के बारे में कुछ सोच रहे हो, तो प्लीज आप सबसे पहले रिजर्वेशन दीजिए। और ये इम्प्लीमेंटेशन 1989 की वीपी सिंह गवर्नमेंट के अंदर हुआ था, जिसमें ये कोलेशन सरकार थी।
ओबीसीज अगर हम देखे जाए तो इट वाज डिवाइडेड इनटू क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर इन 2017. अकॉर्डिंग टू 2017 ऑर्डर इशूड बाय द सेंटर, क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी इनकम 8 साल से ऊपर है एंड दे वर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दी ओबीसी कोटा. अगर हम बात करते हैं तो एससीज और एसटीज का आज के समय में रिजर्वेशन कितना है? 22.5%. ओबीसीज का कितना है? 27%. ईडब्ल्यूएस का कितना है? 10%. अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी हुआ है, जहां पर अपने स्टेट्स को बोला गया है कि आप अपने यूनियन और टेरिटरीज और स्टेट्स दोनों मिलकर अपनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के साथ अपना रिजर्वेशन को बांट कर अलग अलग कर सकते हैं. ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट्स जहां पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी की, जैसे सबसे पहले लक्षद्वीप, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश. क्योंकि यहाँ पर लोग जो है दे आर कमिंग फ्रॉम ट्राइबल एरियाज, दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स. यहाँ पर आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स मिल जाएंगी. शेड्यूल्ड कास्ट तो आपको नॉर्थ साइड में ज्यादा मिलते हैं, बट यहाँ पर ओबीसी नहीं है. पर इंडिया में सबसे ज्यादा जो रिजर्वेशन ओबीसी के, जैसे मैंने आपको बताया कि जस्टिस पार्टी स्टार्टेड फ्रॉम द साउथ, तो ये साउथ में आपको याद रखना है तमिलनाडु के साथ ही शुरू हुआ. एंड इन जुलाई 2021 सेंटर ने अनाउंस करा 27% कोटा फॉर ओबीसीज एंड 10% कोटास फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस साल के क्वेश्चन में आने का. तो जुलाई 2021 को सेंटर ने ओबीसीज का कोटा फिक्स करा, 22.5% कोटा एससी एसटी का गया. और अब ये नया कोटा आया है फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज. देखा जाए तो हमारे जो जनरल कैटेगरी है दे आर लाइक कि हमारा क्या कसूर है, बट द थिंग इज ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं. क्योंकि अगर हम देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस एक बहुत अच्छी कैटेगरी बनाई गई है और ये हमें कहीं ना कहीं देखना चाहिए. ओबीसी, मैंने वही बोला, ये वीडियो मैं अपना ओपिनियन देने के लिए नहीं बना रहा हूँ. मेरा क्या ओपिनियन है से कोई मैटर नहीं करता है. मैटर क्या करता है? आपका क्लैट का एग्जाम. 103, अगर मैं अमेंडमेंट की बात करता हूं दोस्तों, तो 103 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो इट इज नॉट मैंडेटरी to introduce the 10% reservation. So स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो करे या ना करे. ये जो 103 अमेंडमेंट एक्ट है, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गहलोत. ही वाज द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट and he started to allow the reservation for EWS in the unreserved category. एनजीओ में भी हम लोगों ने एक एनजीओ थे जिनका नाम था यूथ फॉर इक्वालिटी. ही फाइल्ड अ पीएल टू चैलेंजिंग द बिल. एनजीओ आर्ग्यूज दैट द बिल वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर. बट क्योंकि यहाँ पर जिनकी ग्राउंड इनकम है उनको आप कैसे हटा सकते हैं. पर यहाँ पर उन्होंने ये चीज बोली कि हमारे पास कुछ रिजर्वेशन है जिनका आई एम सॉरी, जिसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. सॉरी, मैं बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गया था. तो एनजीओ में यूथ फॉर इक्वालिटी ने एक फाइल करा पीआईएल चैलेंजिंग द बिल इन द सुप्रीम कोर्ट. एनजीओ कहते हैं कि जो बिल है ये वायलेट करता है आपके बेसिक स्ट्रक्चर को, जो कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए. ये सही नहीं है. गवर्नमेंट सेड कि यूनियन ऑफ इंडिया सेड कि हम लोगों का प्रोविजन यही है कि ईडब्ल्यूएस में द फैमिलीज that own 5 acres of agriculture land, a house over 1,000 feet, a plot of 100 yards or over 200 yards in a non-notified municipal area cannot avail the reservation. तो उन्होंने यही बोला कि हम अपनी चीजों को वैसे ही लेकर चल रहे हैं जैसे हम चाहते हैं. हम ये नहीं कि जब हम ऑन द बेसिस ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड चीजों को कर रहे हैं. और यहाँ पर जो है इसमें बताया गया कि दिस अमेंडमेंट वाज जस्टिफाइड. नाउ if we talk about the arguments which was presented in Supreme Court against the EWS, रिजर्वेशन जो उन्होंने बोला यूथ फॉर इक्वालिटी ने कि रिजर्वेशन addresses the structural inequality and is not means to become financially well off. ये रिजर्वेशन जो है ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन की तरह काम करता है जहां पर हम लोगों ने एक्सेस को डिनाई करा एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की. पॉवर्टी कैन ऑल्सो बी ड्यू टू पुअर पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट. रिजर्वेशन एक मोरल हजार्ड है. ठीक है, एक प्रॉब्लम है. गैम्बलर है, वो लॉस्ट ऑल हिज मनी कैन नॉट बी मेड एलिजिबल. तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि फॉर एग्जांपल आज मैं अमीर हूं, कल मैं गरीब हूंगा तो मेरे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए.
तो विनिंग अ लॉटरी वुड बी अ क्विकर वे ऑफ एंडिंग फाइनेंशियल इनकैपेसिटी देन रिजर्वेशन। कहते कहीं ना कहीं आपको दूसरी चीजें दो, आपको इंस्टेड रिजर्वेशन से अच्छा फाइनेंशियल इनकेपेबिलिटी की प्रॉब्लम हो उसको ठीक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपके रिजर्वेशन में। बट डॉक्टर गोपाल सेठ, जिन्होंने करा कि उन्होंने ये भी बोला कि ये जो आपने 10% कोटा करा वाज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। Parliament knew well that it has no power to provide reservation for socially and educationally forward class. It has no power to provide reservation to any class except backward class, जो हमारे इंदिरा साहनी जजमेंट यानी मंडल कमीशन के टाइम पर 1992 में हुआ है। मिस्टर राज ने ये भी बोला कि आपने जो रिजर्वेशन दी है ईडब्ल्यूएस का, इससे पहले कुछ आपने स्टडी करी, आपने कुछ तरीके से करा, ये तो सिर्फ आपने ऐसे ही बोल दिया। गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है कुछ पता नहीं। बट 103 अमेंडमेंट एक्ट में हम लोगों ने 10% रिजर्वेशन दी। 104th अमेंडमेंट एक्ट ने एससीज और एसटी रिजर्वेशन दी फॉर मोर 10 इयर्स। ठीक है। और हमने जो जो एंग्लो इंडियन सीट्स थी, जैसे हमारे पास 552 सीट्स थी जिसमें 550 नॉर्मल और 2 एंग्लो इंडियंस के, वो भी रिमूव करी गई। आपको सबसे इंपॉर्टेंट करना है 77th अमेंडमेंट एक्ट, 81st अमेंडमेंट एक्ट और 85th अमेंडमेंट एक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा आपको क्लैट के लिए। ये सारी नॉलेज आपको कहीं ना कहीं आपकी हेल्प आएगी। 105th अमेंडमेंट एक्ट में भी बोला कि स्टेट अपने हिसाब से ही ओबीसी को करता है, और हम स्टेट्स के एससीज एसटीज और ओबीसीज में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर हाँ, ये अलग से 10% रिजर्वेशन रहेगा। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ओबीसी रिजर्वेशन की बात पे, पहले क्या हुआ था कि उन्होंने महाराष्ट्र को मना कर दिया था। बट नाउ ओबीसी को जो कोटा है उसमें उन्होंने दे स्टार्टेड कि हमें इंक्वायरी करनी चाहिए, इम्प्लीकेशंस पे काम करना चाहिए, और हमें स्पेसिफाई करना चाहिए प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन। एंड उनने ये भी बोला कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये जो बहुत बड़ी बात हुई है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था 50% से ऊपर हो रहा था, और आज आज अब डीडब्ल्यूएस आने के बाद 50% से ऊपर कोटा हो गया है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ रिसेंटली विमेन्स रिजर्वेशन बिल इज ऑल्सो पास्ड। अब अगर मैं देखा जाए तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आपके 33% कोटा फॉर वुमेन और स्टेट असेंबलीज के साथ इंट्रोड्यूस करा गया है लोकसभा के अंदर। आज भी इस पे बात चल रही है। सितंबर 19 को एक हिस्टोरिक डे हुआ था जहां पर इन्होंने पास करा बिल जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। द बिल वंस अप्रूव्ड विल सी द नंबर ऑफ वुमेन एमपीज go up to 181 from the count of 82। और यहाँ से उसके बाद रजिस्टर्ड वोटर्स भी आपके विमेन में आ जाए। रिजर्वेशन ऑफ इंडिया जो होगा वो उन्होंने ये डिसाइड करा, थोड़ा सा मतलब अगर देखा जाए तो इसमें एक अलग ही जज्बात बदल दिए उन्होंने। मतलब बोल सकते हैं इलेक्शन के लिए किया या क्या करा। फिर मैंने बोला ना, पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर क्लैट एग्जाम। तो पर उन्होंने डिसाइड क्या करा, जो रिजर्वेशन फॉर वुमेन होगा ये होगा आपके डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद, जो 2026 से पहले होगा नहीं। और उसके बाद हम लोग 2029 में डिसाइड करेंगे कि रिजर्वेशन काम क्या करना है। ये जो मैंडेट करता है रिजर्वेशन का, ये 15 साल के लिए है, जिसमें हम पार्लियामेंट को एम्पावर करेंगे। रोटेशन ऑफ सीट्स हम लोग ऐसे काम करेंगे। पीपल आफ्टर नोइंग दैट दिस विल हैपन इन 2029 इज लाइक कि ये क्या कर रहे हो भाई। मतलब हमें तो लगा था कि इसी साल से रिजर्वेशन हो जाएगा, तुमने तो मतलब ऐसे वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। आपको पता ही है ये मीन कितना इंपॉर्टेंट है। अब रिजर्वेशन दी कैसे जाएगी ये सुन लीजिए। 128th अमेंडमेंट एक्ट में 3 नए आर्टिकल्स आए। पहली सीट उन्होंने बोला है कि 239 एए। अब ये एए क्या होता है? ये एए होता है एडिशन टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि जो सीट्स हैं दे शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन इन द डेली लेजिस्लेटिव असेंबली। 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर एसटी शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड इन डायरेक्ट इलेक्शन शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन। अभी आप देखो जाए तो म्युनिसिपल में तो 1/3 होता ही है। अगर हम म्युनिसिपल में देखें या पंचायत में देखें वहां तो 1/3 है। पर अब ये सारी चीजें हमारे नॉर्मल में भी आ रही है असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। उसके बाद न्यू आर्टिकल 330 ये कहता है कि हम लोग रिजर्वेशन फॉर एससीज एसटीज जो है वुमेन का वो भी रखेंगे, और जो भी 1/3 इलेक्शन होगा वो हमारे पास 1/3 सीट्स जो होंगी वो वुमेन के लिए होंगी। 332 ए में हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एससी एसटीज के लिए भी काम करेंगे, और हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन्स के लिए भी चलेंगे। तो 330 ए, 332 ए, एक आपके कर रहा है लोकसभा की बात, एक कर रहा है जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली की बात। और 239 ए किसकी बात कर रहा था? 239 ए आपकी बात कर रहा था किसके भाई साहब?
दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की। अब अब आपको पता है कि JNK का डिलिमिटेशन का खत्म हो चुका है, JNK यूनिट टेरिटरी बन चुका है। तो रिजर्वेशन शैल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर डिलिमिटेशन, जो होगा 2026 में। यहां पर हम लोग अपने फर्स्ट सेंसस के ऊपर भी काम पे बात करेंगे। नाउ, पहली बार अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर वुमेन की कब शुरू हुआ था, ये हुआ था 1996। आपको पता होगा 1990s का दौरा हमारे इंडिया के लिए बड़ा ही उबड़ खाबड़ सा था। अलग अलग प्राइम मिनिस्टर अलग अलग टाइम पे। हमारे पास उनमें से एक यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के देवी गौड़ा थे, जिन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस करा था। यहाँ पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करी थी, बट द बिल लैप्स्ड। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रीइंट्रोड्यूस करा था बिल। बिल को सपोर्ट नहीं मिला, फिर से वापस सब लैप्स हो गया। Even though there was support within the Congress, the BJP and the left parties, the bill failed to receive the majority. 2008 में मनमोहन सिंह ने भी ये बिल रखा, पास हुआ 2010 में। पर बिल कभी भी कंसिडरेशन के साथ नहीं चला। आपको पता ही है कि जब बिल होता है आपका साइन होना बहुत जरूरी है प्रेसिडेंट द्वारा, बट ऐसा हुआ ही नहीं। और ये आपके डिसोल्यूशन जैसी 2014 की खत्म हुई, उसके बाद भी ये बिल पास नहीं हो पाया। तो हमने लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि रिजर्वेशन हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन के थ्रू ही हम लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। रिजर्वेशन आपको लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं कि मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लिखना चाहता हूं, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके लिए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ठीक है, ये आपको हल्का फुल्का अपना पढ़ना जरूरी है। व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है कि कौन कौन से चेंजेस इन्होंने करे, पॉलिटिकल चेंजेस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। ठीक है, छत्रपति शाहू वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको VP सिंह वाली के बारे में भी बताया था। VP सिंह वाला OBC के लिए था, SC और ST के नहीं। SC और ST एक्ट 1935 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पैराग्राफ फॉर्म में इसके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू। दिस वाज द फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन क्लैट। आई होप कोई गलती ना हुई हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।